आए हैं और ये फ्रीक्वेंटली ट्रेनिंग कराई जा रही है आप लोगों को। इसकी अहमियत को आप लोग नहीं समझोगे तो इस ट्रेनिंग को कराने का कोई फ़ायदा नहीं है कुछ फ़ायदा क्या? नहीं है। इसकी अहमियत आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपकी जॉब के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कि अगर आपके स्कूल में आए हुए बच्चे सेफ और सिक्योर नहीं है तो आपकी जॉब भी सेफ और सिक्योर नहीं है। तो फ्रीक्वेंटली ये ट्रेनिंग इसीलिए कराई जाती है कि हमारे पास में जो हमारा सपोर्ट स्टाफ होता है कि जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है। हर महीने हर डिपार्टमेंट में 2-4 लोग नए आ जाते, पुराने चले जाते हैं। अब जो लोग नए आए तो उनको नहीं पता होता है कि ये क्या एक्ट्स हैं, क्या कानून है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि स्कूल्स में ड्यूटी नहीं किए हैं, सोसाइटी में करके आए हैं, ऑफिस में करके आए हैं, वहाँ पर इस टाइप की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है जो कि उनको पता रहे। जब उन्होंने कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं की तो उनको कैसे पता होगा इस चीज़ के बारे में? तो इसलिए इसकी अहमियत को समझना है और अहमियत को समझने के बाद अपने आप पर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। इम्प्लीमेंट समझते हो ना? वो चीज़ें हमें खुद वो कानून लागू करना है। हमने किसी चीज़ की ट्रेनिंग ली, कुछ सीखा और उस हिसाब से अगर नहीं किया तो फिर उस सीखने का कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले मैं पॉक्सो एक्ट के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। पॉक्सो ये कानून भारत सरकार ने वर्ष 2012 में लागू किया था। इस कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के प्रति, नाबालिग बच्चे जानते हो आप लोग? हाँ जी, आवाज दो। नाबालिग किसको बोलते हैं? जो 18 वर्ष की आयु से कम का होता है वो नाबालिग की श्रेणी में आता है। बालिग बच्चों के लिए कानून नहीं है, नाबालिग बच्चों के लिए है, ठीक है ना? ये पता होना चाहिए। कब लागू हुआ था ये कानून? 2012 में। स्क्रीन पर आप ध्यान देते रहेंगे। इस कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के प्रति यौन शोषण, यौन अपराध, छेड़छाड़ और पोर्नोग्राफी जैसे मामलों में कार्रवाई की जाती है। अब कानून का तो पता है, इसमें होता क्या है? सबसे बड़ी चीज तो वो है कि इस कानून में होता क्या है। तो ऐसे बच्चों को इस एक्ट के जरिए सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। अब हम जिस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है वो क्या है? स्कूल। अब स्कूल में तो हमारे यहाँ बच्चे आते हैं। अब स्कूल में हम जॉब कर रहे हैं, पेरेंट्स ने, मैनेजमेंट ने अपने बच्चों को किसको सौंप रखा है? हमारी सपोर्ट टीम को। सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, टेक्निकल, हमारी टीम को ही तो सौंप रखा है। पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च करके बच्चे पर ऐसे अच्छे स्कूल्स में एडमिशन कराते हैं और चाहते हैं कि मेरे बच्चे को शिक्षा के साथ साथ और भी अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा माहौल मिले, किसी तरह का कोई नुकसान हमारे बच्चे को ना हो और ना ही किसी तरह की कोई असुविधा हो। हम भी चाहते हैं, जैसी हमारी रेंज है, हम अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं किसी स्कूल में तो हम भी तो चाहते हैं वो चीज़ कि मेरे बच्चे को अच्छी सुविधा मिले, ठीक है जी। अब उस सुविधा को देने में सबसे बड़ा अहम रोल जो होता है वो सपोर्ट टीम का होता है। भाई बड़े सीनियर्स तो अपने कैबिन में बैठे हुए हैं, उनके अंडर टीम है। टीम कौन है? हम लोग हैं। हम लोग अगर अपना काम सही तरीके से नहीं करेंगे, इस एक्ट में जो चीज़ें बताई जाती हैं, आप लोगों को रिपोर्टिंग करनी है, टाइम से रिपोर्ट करनी है, क्या रिपोर्ट करनी है, किन किन चीज़ों पर निगरानी रखनी है, अगर हम अपना 100% अपने काम में नहीं देंगे तो क्या वो बच्चा सेफ और सुरक्षित है? नहीं है। अगर हमने चीज़ों को नज़रअंदाज किया तो बच्चे की सेफ्टी के साथ, बच्चे की सुरक्षा के साथ हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं है जी। हमारे यहाँ पर कोई एम्प्लॉय नया आता है तो सबसे पहले उसको इन चीज़ों की ट्रेनिंग कराई जाती है कि पहले जी ये समझ लो, आप एंटर होने से पहले आप हमारे स्कूल के नियम कानून समझ लो कि क्या है, क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। कभी भी स्कूल में आते जाते समय बच्चे को टच नहीं करना है। इसको बोलते हैं नो टच पॉलिसी। क्या बोलते हैं इसको? नो टच पॉलिसी। नो टच पॉलिसी का पालन कैसे किया जाएगा? कि बेवजह बच्चे को टच नहीं करना है। हमें जरूरत नहीं तो बच्चे को क्यों टच कर रहे हैं? कई बार क्या होता है कि अब बच्चे तो मासूम से क्यूट ही होते हैं सबके। बच्चा तो आप रोड पर जो पैसे मांगते हैं ना लोग, उनके बच्चे भी बड़े क्यूट होते हैं, लेकिन उनकी हालत जैसी बना दी जाती है तो उसकी क्यूटनेस छुप जाती है, सुंदरता छुप जाती है। सुंदरता क्या है? इसका मैन्युफैक्चर हम और आप नहीं कर रहे हैं, ईश्वर जैसा जिसको भेज रहा है वो है। अब साफ सफाई से अच्छे एनवायरनमेंट में रहेगा तो वैसे ही क्यूट लगेगा। तो कई बार क्या होता है कि जो फीमेल स्टाफ है, भाई आप लोगों के बच्चे भाई बहन हैं,
जिन दीदियों की शादी नहीं हुई तो उनके भी तो छोटे भाई बहन हैं, परिवार में और भी बच्चे हैं, तो बच्चों के प्रति ये जो फीमेल स्टाफ है इनका कुछ लगाव ज़्यादा होता है, मेल से फीमेल का लगाव ज़्यादा होता है कि हर माँ को अपना बच्चा बहुत प्यारा होता है। हर माँ दूसरे बच्चे में अपने बच्चे को देखती है कि मेरा बेटा भी इतना ही बड़ा है, वो भी ऐसी शरारत करता होता है ना। हमें भी उसी दृष्टि से इन बच्चों को देखना चाहिए और उनसे भी ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए इनको, क्योंकि इनके साथ में हमारी कई तरह की कड़ी जुड़ी हुई है। अगर किसी भी नियम का उल्लंघन होता है तो बच्चे के जीवन के साथ साथ इस ऑर्गेनाइजेशन की छवि भी खराब होती है। हमारी जॉब तो जाएगी, जॉब पाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज आपसे कोई गलती हो जाती है, आपको निकाल दिया जाए, 2 दिन 4 दिन बाद ये नौकरी मिल जाएगी ना आपको? ये मुश्किल है क्या? अगर आपकी गलती से, आपकी लापरवाही से किसी का जीवन चला गया, किसी बच्चे का जीवन चला गया, क्या वो वापस आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो ये अगर ये सोच हमारे अंदर है, अच्छे बुरे की परख हम कर लेते हैं, फीलिंग्स हमारे अंदर है, इमोशंस हमारे अंदर हैं, तो क्या यहाँ पर हमें इमोशंस नहीं दिखाने चाहिए कि किसी बच्चे की लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है और हम सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करके, अब नज़रअंदाज करके चीज़ों को निकल जाते हैं, मुझे क्या करना है, होगा कुछ। ऐसा ना करें। जब भी आपको कभी कुछ ऐसा लगे कि ये नॉर्मल नहीं है, ये ठीक नहीं हो रहा है, इसके बारे में बताना चाहिए। आप डायरेक्ट प्रिंसिपल मैडम, एडमिन हेड के पास नहीं जा सकते हो, तो आप उस चैनल के माध्यम से कम अपने सुपरवाइजर और मैनेजर के पास तो जा सकते हो, वहाँ तक तो जा सकते हो, उसके लिए तो पाबंदी नहीं है। उनको तत्काल बता दो, सर मैडम आज मैंने उस व्यक्ति को देखा। अब ऐसा करने वाला कौन हो सकता है? किसी के फेस पर, किसी के चेहरे पर लिखा होता है क्या? नहीं लिखा होता ना। आप मुझे बताइए, चोर के माथे पर लिखा होगा कि ये चोर है, तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे ना तुरंत, उसको चोर है, इसको बाहर मत जाने दो, ये चोरी करेगा। नहीं लिखा होता है। इंटेंशन किसका क्या है दिमाग में पता नहीं। आप लोगों में से भी कितने लोग ऐसे बैठे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, क्या विचारधारा रखते होंगे, मैं आपका चेहरा देख के नहीं बता सकता ना। हमें क्या करना है, हमें अपनी ड्यूटी के दौरान निगरानी रखनी है, काम करते समय चौकन्ना रहना है। हर उस गतिविधि पर जो संदिग्ध नजर आए कि ये कुछ संदिग्ध व्यक्ति है, कुछ संदिग्ध परिस्थितियां ऐसी हैं, उस हर गतिविधि पे आप अगर नजर रखोगे ना, तो किसी के साथ कभी कोई अप्रिय घटना घटित नहीं होगी हमारे स्कूल के अंदर। हो सकती है क्या? नहीं होगी। काम भी करो और इन चीज़ों पर ध्यान दो, ठीक है। रिपोर्टिंग ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो ऐसे अपराधों की रोकथाम कर सकता है। समय रहते या समय से पहले हम रिपोर्ट कर देंगे तो वो घटना घटित होगी? नहीं होगी। और जो भी अपराधी है, ऐसा सोच रखता है, जो भी व्यक्ति है ऐसी सोच रखता है, तो उसके भी कान खुल जाएंगे, दिमाग खुल जाएगा कि भाई यहाँ पर तो छोटा सा भी अगर कुछ करोगे तो सबकी नज़र है मेरे ऊपर, सतर्क रहना है। तो दूर दूर तक ऐसे ख्याल भी नहीं आएंगे किसी के। जब भी किसी को आप रोकते टोकते हो तो आदमी एकदम सक पका जाता है कि मुझे बोल दिया, मुझे रोक दिया, मुझे टोक दिया। तो आगे से क्या होगा, मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने से एग्जाम्पल देता हूँ। सिक्योरिटी दीदी गेट पर बैठी रहती है, मुझे तो पता है, मैं 4 साल से 3 साल से स्कूल में आ रहा हूँ कि मुझे कहाँ एंट्री करानी है, क्या करना है। अगर मैं सीधा चला आया, आपने नहीं टोका कि दीपक सर हैं, ये तो आते रहते हैं, जानते हो, आते रहते हैं, लेकिन दीपक सर हैं तो क्या एंट्री नहीं कराएंगे? एंट्री कराना तो मेरा काम बनता है ना, मैं आया हूँ स्कूल में, है? आप नहीं रोक रहे हो, मेरे को नहीं टोक रहे हो, तो मेरी आदत खराब होगी। आदत खराब होगी ना, तो रोकना टोकना भी जरूरी है। आप अनजान व्यक्ति की पहचान कैसे कर सकते हैं? अनजान, अननोन पर्सन, आई कार्ड भी है उसके पास, स्कूल का नहीं, विजिटर कार्ड ले आया गेट से। अनजान का मतलब अननोन, परिचित नहीं है इस जगह से। कैसे पहचान होती है? उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए हमेशा आप देखते हो कि कभी भी कोई भी हमारी प्रेमाइसिस के अंदर एंटर होता है, पहली बार आता है ना, तो वो इधर उधर उसकी नज़रें बता देती हैं, ताक झांक करता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है। अगर कोई भी गलती से पेरेंट्स है, वेंडर है, आप लोगों की ड्यूटी फ्लोर्स पर रहती है, हाउसकीपिंग की दीदियाँ भी फ्लोर्स पर रहती हैं, और सबसे ज़्यादा चौकन्ना तो आप लोगों को रहना चाहिए। अगर ऐसी गतिविधि आपको दिख रही है कि ये चारों तरफ नज़रें फैला रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति इस फ्लोर पर पहली बार आया है या फिर गलत जगह पे आ गया है।
आप उसको रोकोगे टोकोगे नहीं। अब रोकने टोकने का भी तरीका होता है जी। हाँ जी, कहाँ जा रहे हैं, हेलो, ये तो रूडली हो गया। ये आप रोक टोक नहीं रहे हो, उसको डरा रहे हो, धमका रहे हो, ऐसा नहीं करना है। एक्सक्यूज मी सर, आप पास में पहुंच जाओ। जी सर, कहाँ जाएंगे आप? सर कौन से फ्लोर पे जाना है? सर किससे मिलना है? ये भी तो एक रोकना टोकना हो गया। बताइए मुझे, ये भी तो रोकना टोकना हो गया। अगर आप उसको नहीं पूछोगे तो वो तो कई जगह गलत रूम में घुसेगा, गलत क्लासरूम में घुसेगा, गलत कैबिन में घुस जाएगा, गलत वॉशरूम में भी घुस जाएगा। जहां पर हमने गर्ल्स चाइल्ड के लिए वॉशरूम बना रखे, हो सकता है वो उसमें ही घुस जाए। यहां पर लापरवाही किसकी थी? जो फ्लोर पर तैनात है उसकी। वो आया है, वो तो आया ही है, या इरादतन आया है या गलती से आ गया है, लेकिन गलती वहां पर सबसे बड़ी उस टीम की है जो वहां तैनात है। तो इतना चौकन्ना रहना पड़ेगा। आपके स्कूल में किसी प्रकार का कोई हादसा कभी नहीं होगा, कोई अप्रिय घटना घटित हो ही नहीं सकती है अगर आप इस तरह से अपनी ड्यूटी निभाओगे तो कभी भी आवाजाही के समय बच्चे को टच नहीं करना है। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो उसकी तत्काल रिपोर्ट करें। रिपोर्टिंग ही एकमात्र ऐसा उपाय जैसे इन ऐसे अपराधों की रोकथाम कर सकता है। और रिपोर्टिंग के लिए हमारे स्कूल के अंदर में एक कमेटी का गठन किया गया है। उस कमेटी के गठन के जो सदस्य होते हैं उनके बारे में भी आपको जान लेना बहुत जरूरी है, उनकी जानकारी होनी चाहिए आपके पास। अगर आपको पता नहीं है कि ये इस तरह की खबर मुझे कहाँ पहुँचानी है तो आप क्या करोगे? आपस में एक दूसरे तक पहुँचाते रहोगे, लेकिन जहाँ जो चीज़ पहुँचनी चाहिए थी वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। निवारण जहाँ से होना है, अगर वहां तक वो संदेश नहीं पहुंचा तो निवारण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आप जब छुट्टी की बात करते हो सबसे पहले किसके पास जाते हो? मैम मुझे 1 घंटे का गेट पास चाहिए। सुपरवाइजर के पास गए या एडमिन हेड के पास जाते हो या प्रिंसिपल मैम के पास? आपका निवारण कौन करेगा? सुपरवाइजर। अब इस प्रकार की घटना घटित हुई, आपने आपस में तो बता दिया लेकिन उनको नहीं बताया, जो कमेटी के सदस्य, वहां तक वो चीज नहीं पहुंचाई। आपको डर है, झिझक है, हेजिटेशन है, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, अपने सुपरवाइजर के माध्यम से जाओ। मैं भी नहीं कह रहा, परमिशन नहीं दे रहा कि आप सीधे कैबिन में घुस जाओ, एडमिन के कैबिन में या फिर प्रिंसिपल के कैबिन में, नहीं, आप सुपरवाइजर के माध्यम से जाओ। मैम ये दीदी को कुछ बात करनी है आपसे, कुछ बताना है। वो क्या मना कर देंगे? नहीं मुझे नहीं सुनना है। जी बताइए, आप अपना पक्ष रख सकते हो। मैम मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन मुझे कुछ अजीब लगा, इसके बारे में मैंने आपको बताया। मुझे कुछ नॉर्मल नहीं लगा था, सब कुछ नॉर्मल होता तो मैं आपके पास आती नहीं। मुझे कुछ अजीब लगा, इसलिए आपको बता रही हूँ। आपने क्या किया कि समय से पहले ही आपने रिपोर्टिंग कर दी। उस बंदे को बुलाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। अगर सब कुछ ठीक है तो कोई बात नहीं है, और अगर कुछ है तो वो बंदा पकड़ा जाएगा उसी समय पर। ठीक है, इतना सा काम करना है। अब जिसको रिपोर्ट करनी है उन सदस्यों को आप नहीं जानते हो तो उनके बारे में बता देता हूं। इस पॉक्सो कमेटी के जो सदस्य होते हैं, सबसे पहला जो कैंडिडेट होता है वो क्या कौन होता है बताइए? ये जो ट्रेनिंग है पहली बार नहीं हो रही है, जवाब दीजिए। पॉक्सो कमेटी का जो सदस्य होता है, स्कूल का हेड कौन होता है? कौन होता है स्कूल का हेड? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल की एब्सेंस में उनका कार्यभार कौन संभालता है? वाइस प्रिंसिपल। सामने भी देख लो, ठीक है ना? प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, एक पुरुष और एक महिला शिक्षक जो हमारे स्कूल के ही होंगे। ठीक है जी, 4 लोग हो गए। व्यवस्थापक जानते हो किसको बोलते हैं? एडमिन टीम से, एडमिन हेड, एडमिन मैनेजर। कितने लोग हो गए? 5 हो गए। आवाज ना निकल रही किसी की आज? 5 हो गए। और 2 हमारे स्कूल के बच्चे, जिसमें एक लड़का और एक लड़की। टोटल 7 कैंडिडेट्स होंगे जो इस प्रकार की घटनाओं का निवारण करेंगे, संशोधन करेंगे। अगर घटना बड़ी है तो उसको आगे एस्केलेट किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। अगर घटना छोटी है तो उसको आपस में ही सुलह करके रफा दफा कर दिया जाएगा। ठीक है ना?
लेकिन हमारा काम क्या था कि वहां तक ये खबर पहुंचाने का, वो हम अपना काम कर चुके हैं। अब आगे का काम जो पॉक्सो कमेटी के जो सदस्य हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनका है, वो कैसे कार्रवाई आगे पास करेंगे। अगर पूछताछ के लिए आप में से किसी को बुलाया जाता है तो आपको जाना पड़ेगा और कभी भी अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं करना। जो हकीकत है, पहली बार में जो चीज़ बोली है वो सैकड़ों बार भी पूछी जाए तो वो बदलनी नहीं चाहिए। 100 बार पूछ ली वही सेम चीज़, मैंने पूछा, मैडम ने पूछा, इन्होंने पूछा, ऐसे 20-30 लोगों ने अलग अलग बिठा के पूछा, तो क्या आपका स्टेटमेंट बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। क्यों पूछा जाता है कि कहीं ये दीदी झूठ तो नहीं बोल रही है, कहीं ये पर्सन झूठ तो नहीं बोल रहा है, इसीलिए बार बार तरह तरह के लोग आके पूछताछ भी करते हैं। हम सही हैं तो हमारा स्टेटमेंट बदलना नहीं चाहिए। ये बात थी जी, यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ मैंने देखी थी, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। अब ये जो एक्ट जिस व्यक्ति पर लगता है तो इसकी सजा और निवारण आप लोग जान लीजिए कि जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक अपराध नहीं रुकेगा। अपराध रुक सकता है क्या? नहीं रुकेगा, ठीक है जी। तो सजा और निवारण क्या है उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं मैं कि यदि बच्चा 12 से 18 साल की उम्र का है तो अपराधी को क्या सजा मिलेगी? 10 वर्ष की। 12 से 18 साल की आयु का बच्चा है तो क्या सजा मिलेगी? 10 वर्ष की। यदि बच्चे की दिमागी और शारीरिक हालत ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, दिव्यांग होते हैं, कुछ बच्चों की सोचने समझने की जो शक्ति होती है नॉर्मल बच्चों से कम होती है, यदि ऐसे बच्चे का यौन शोषण होता है तो फिर ये सज़ा 10 वर्ष नहीं रहेगी और बढ़ सकती है। सिचुएशन के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से 15 भी हो सकती है और 20 वर्ष भी हो सकती है। यदि बच्चा 12 साल से भी कम उम्र का है, यदि बच्चा 12 साल से भी कम उम्र का है तो अपराधी को क्या सजा मिलेगी? मृत्यु की सजा। क्या इससे भी बड़ी कोई सजा होती है? नहीं होती है। अच्छा, ये जो कानून है इसका गठन कब हुआ था, कब बना था ये कानून? 2012 में कानून तो बन गया था, लेकिन इसमें ये जो नीचे वाली लाइन है ना, मृत्युदंड की सजा, पहले ये चीज नहीं थी इसके अंदर। इस कानून में फिर से कमेटी बैठती है, फिर से तोड़ मरोड़ की जाती है, संशोधन किया जाता है कि 12 साल से कम आयु के बच्चे का अगर यौन शोषण होता है तो अपराधी को मृत्युदंड की सजा का प्रावधान पास किया गया था वर्ष 2018 में। याद रहेगा आप लोगों को? हाँ जी, याद रहेगा सब लोगों को? बच्चे हमारे नहीं है क्या? तो हमें अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। कभी भी मार्केट में भेज दिया, किसी के साथ भी भेज दिया, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने बच्चों को घर पे भी छोड़ के आते हैं। बच्चों को इतना अवेयर कर दो, इतना सतर्क कर दो कि बेटा खाने पीने की चीज़ का कोई लालच दे तो कुछ खाना पीना नहीं है। जब तक हम नहीं आ जाएं तब तक अपने इसी घर पे ही रहना है, कहीं बाहर जाना नहीं है। कभी भी कोई आपको बुलाए, नीचे आवाज़ दे कि नीचे आ जाओ, नहीं जाना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बच्चे को आपको अलर्ट कर देना चाहिए कि नहीं, अगर कोई आता है तुरंत हमें फ़ोन कर दो, हमारी बात करा दो। कोई बुला रहा है, कुछ बोल रहा है, अपने पड़ोसी को बोल के आ जाओ कि हमारे बच्चों की थोड़ी नज़र रखना। ऐसे ही तो करते हम लोग। अब यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं तो बच्चों पर निगरानी कैसे रखेंगे? उन बच्चों को उस काबिल बना देंगे कि बच्चे हमारे उस लायक हो जाए। छोटे हैं लेकिन समझदार हैं, किसी का दिया हुआ कुछ खाते नहीं है, किसी के साथ लालच से जाते नहीं है। तो ये बना दिया ना काबिल आपने। सेल्फ अपने घर में जो आप लोग खाना बना के रखा तो उसी को खाते हैं, दुकान पे भी नहीं जाते। बेटा शाम तक दुकान पे मत जाना, मैं जब शाम को आऊँगी तो तुम्हारे लिए खाने के लिए जो बताओगे वो लेती आऊँगी। बच्चे समझदार होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बच्चे आप जैसा उनको ढालोगे वो ढल जाएंगे। आप उनको 20 रुपये तमाके आ गए, 10 तू ले लियो, 10 तू ले लियो, बेटा क्या होगा फिर? वो दुकान के चक्कर लगाएंगे, आदत खराब होगी उनकी। आज आप अपने हाथ से दे के आ रहे हो, कल आपके वो मनी बैग से निकाल के खुद ही दुकान पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? उनको आदत मन डालो ऐसी, जो कि मेरा बच्चा घर से बाहर जाए। क्योंकि आप काम में अगर बिजी हो गए और बच्चा कहीं चला गया, कोई पकड़ ले गया, कोई किडनैप कर ले गया, और आप तो बिजी हो अपने काम में, अरे दुकान पे गया आता होगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो लापरवाही से ज़्यादा होती हैं, इसी को तो लापरवाही कहते हैं। आपका बच्चा आपसे पैसे लेके दुकान पे गया, आपको दिमाग में रखना चाहिए ना कि 5 मिनट में 10 मिनट में वापस आ जाना चाहिए। 1 घंटा हो गया आपने खबर ही नहीं ली उसकी,
तो ये लापरवाही किसकी है? हमारी है। तो अपने बच्चों के लिए भी हमें ये चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो ये तो कानून हो गया पॉक्सो, और दूसरा कानून है आप लोगों के लिए जिसको बोलते हैं पॉश, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013। ये कानून कब बना था? 2013 में। इस कानून में क्या होता है? इस कानून का उद्देश्य क्या है? सभी के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल बनाना। कार्यस्थल क्या होता है? जहां पर हम काम कर रहे होते हैं। हमारा कार्यस्थल क्या हो गया? स्कूल। हम स्कूल में ड्यूटी कर रहे हैं। अगर किसी ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिस कार्यस्थल हो गया, हॉस्पिटल में ड्यूटी करें तो हॉस्पिटल हो गया। तो सभी के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल बनाना। सम्मानजनक और सुरक्षित कैसे बनेगा बताइए? वहां का एनवायरमेंट, वहां का माहौल, कि माहौल किससे बनता है? हवा पानी से, लोगों से, लोगों की विचारधारा से, लोगों की सोच से। जहां के लोग अच्छे हैं वहां काम करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी होगी ही नहीं, फ्रीडम होगी, आज़ादी होगी, आप खुल के काम कर सकते हो, डर नहीं होगा किसी प्रकार का। ऐसे ही कार्यस्थल पर काम करना चाहिए। जहां डर है वहां पर काम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस कानून का जो उद्देश्य है कि सभी के लिए सम्मानजनक और सुरक्षित कार्यस्थल बनाना। आगे है उत्पीड़न क्या है? शारीरिक संपर्क और अनुचित संकेत। शारीरिक संपर्क मतलब टच करना, अनुचित संकेत गलत इशारे करना। उसके बाद यौन उपकार की मांग या अनुरोध करना, अश्लील टिप्पणी करना। कोई भी आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई कमेंट्स कसता है तो ये भी पॉश के दायरे में आता है। अश्लील टिप्पणी करना, अश्लील सामग्री दिखाना और कोई भी अवांछनीय यौन व्यवहार जिससे आपको असहजता फील हो। अगर कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, कुछ लोगों की बातें बहुत अच्छी लगती है कि वो अच्छी विचारधारा के लोग होते हैं तो उनको सुनना, उनसे बात करना अच्छा लगता है। और कुछ लोगों की आदत खराब होती है तो उनकी एक शब्द भी हमें चुभता है, असहज फील करते हैं हम कि इससे पीछा छूटे, मैं अपने काम पे लगूं। होता है ना। जहां आपको असहज फील कर रहा है, क्या उस जगह पर आप काम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। 1 दिन निकाल लोगे, 2 दिन निकाल लोगे। आपके घर से आपके फैमिली मेंबर भी कहीं काम कर रहे हैं तो उनको ये चीज़ें पूछो, उन्हें बताओ किसी तरह का कोई हरेसमेंट तो नहीं करता, किसी तरह से कोई तंग तो नहीं करता, किसी तरह का कोई लालच तो नहीं देता आप लोगों को? क्या वहाँ के लोग ठीक है जहाँ आप काम कर रहे हो? तो बताएंगे ना फैमिली वाले भी कि हाँ सब ठीक है।